नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। मिडल ईस्ट में भीषण जंग अब भी जारी है और इस युद्ध के थमने के फिलहाल कोई भी हालात नजर नहीं आ रहे। जंग को रोकने के लिए खुद को रहनुमा की तरह पेश कर रहे पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी बेइज्जती हुई है। पाकिस्तान युद्ध रोकने के लिए मध्यस्थता कराने की यहाँ पर बात कर रहा है और मध्यस्थता के लिए वो बीच में कूद भी पड़ा, लेकिन ना तो ईरान ने ही पाकिस्तान को कोई तवज्जो दी और ना ही अमेरिका ने। वो पाकिस्तान जो भारत में कई आतंकी हमलों के लिए सीधा जिम्मेदार है, उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी इमेज चमकाने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो ऐसी किसी बैठक का हिस्सा नहीं बनेगा और उसने अमेरिका की किसी भी शर्तों को मानने से भी इनकार कर दिया। अमेरिका भी इस पूरे मामले से कन्नी काट ली। युद्ध मध्यस्थता की कोशिशों के लेकर पाकिस्तान अपने लिए क्या संभावनाएं तलाश रहा है, इस पूरे मामले को लेकर पाकिस्तान का हिडन एजेंडा क्या है, कंगाल पाकिस्तान इस असफल कोशिश के जरिए क्या साबित करना चाहता है जिसमें युद्ध में शामिल देश पाकिस्तान को भाव ही नहीं दे रहे हैं। और ऐसे में पाकिस्तान ने जिस तरीके से मध्यस्थता के लिए यहाँ पर बात की है, कई सवाल इसमें खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या ये पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक ओवर कॉन्फिडेंस था, आखिर ईरान ने इनकार कर ही दिया, जो शर्तें रखी गई थी एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साफ तौर पर पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है। आपको बता दें कि ईरान ने पाकिस्तान में यूएस के साथ बातचीत से साफ तौर पर इनकार कर दिया। इसके पीछे कई हवाले ईरान की तरफ से दिया गया है। ईरान की मीडिएशन कोशिश को बड़ा झटका जरूर लग चुका है। ईरान का कहना है कि यूएस की शर्तें अनएक्सेप्टेबल हैं, यानी कि हमें मंजूर नहीं है, और इससे ये भी संकेत मिलता है कि क्षेत्र में भरोसा बिल्कुल भी नहीं है और खास तौर पर ईरान अब भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता है। साफ तौर पर ईरान का कहना है कि पाकिस्तान भरोसे लायक है नहीं। दूसरी तरफ कई तरह के सवाल भी हैं, क्योंकि जो हालात बने हुए मिडल ईस्ट में, हर एक दिन बदलते हालात। दूसरी तरफ आखिर मध्यस्थता के लिए कौन आएगा? ईरान ने इस्लामाबाद में अमेरिकी अधिकारियों के साथ मुलाकात से बिल्कुल इनकार कर दिया है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरानी अधिकारियों को वार्ता के लिए जगह के रूप में पाकिस्तान को चुने जाने पर भरोसा नहीं हो पा रहा है और इसीलिए ये कदम ईरान की तरफ से उठाया गया है। साफ तौर पर बोला गया है कि अगर मध्यस्थता की बात होगी, अगर वो बात पाकिस्तान मुल्क में होगी तो हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों पाकिस्तान पर किसी का भरोसा नहीं रहा, क्योंकि इससे पहले भी मध्यस्थता को लेकर जैसे कि पाकिस्तान की तरफ से खबरें सामने आई थी कि बिल्कुल तैयार है, लेकिन इनकार ईरान की तरफ से कर दिया गया कि अगर ये मध्यस्थता मीडिएशन जो है पाकिस्तान में होगा तो हम उसमें शामिल नहीं होंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड कर्नल दिनेश शर्मा डिफेंस एक्सपर्ट है, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड आनंद स्वरूप डिफेंस एक्सपर्ट है, अरविंद सिंह तेजावत विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए, मियां आसिफ अली पाकिस्तानी पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। आसिफ साहब, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगी। मीडिएशन के लिए एक बहुत अच्छी कोशिश पाकिस्तान की रही है, लेकिन ईरान ने आप लोगों पर भरोसा नहीं किया, मना कर दिया। क्या सर इसको डिप्लोमेटिक ओवर कॉन्फिडेंस के तौर पर देखा जाए? नहीं, ऐसी बिल्कुल नहीं, डिप्लोमेटिक ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं कहना चाहिए, पर हाँ इतना तय है कि जो ईरान है उसने दरअसल उस अमेरिकी चाल को नष्ट कर दिया या निरस्त कर दिया है। वो उस चाल में फंसने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि दरअसल पाकिस्तान कुछ नहीं अमेरिका का एजेंट पर था और बाकी जो जितने भी मुल्क थे, चाहे वो तुर्की हो या और तमाम मुल्क जो कि इसमें मीडिएशन में शामिल होना चाह रहे थे या किसी न किसी तरह से ईरान पे जो प्रेशर बनाना चाहते थे, तो उनका एक ही मकसद था, वो है अमेरिकन इंटरेस्ट को पूरा करना। और इसीलिए ईरान ने इसको समझा और पाकिस्तान के मीडिएशन से हर तरीके की जो उसकी संभावना थी उसको खारिज कर दिया। तरन्नुम जी। बिल्कुल। आसिफ साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। अभी भी पाकिस्तान को किसी पर भरोसा नहीं है और ईरान ने साफ तौर पर बोल दिया है, सुरक्षा कारण इसके पीछे दिया गया है और साफ तौर पर यह भी ईरान का कहना है कि पाकिस्तान पर अब भरोसा नहीं रहा। आसिफ जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि जब मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, जब कोई कोशिश कर रहा होता है, तो पाकिस्तान ने एक बहुत जबरदस्त कोशिश की है इस दौरान और पाकिस्तान का जो रोल है वो भी खुल के सामने आया है। ईरान के साथ भी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, जाहिर बात है, यूएस के साथ भी, चाइना के साथ भी, और दीगर जो ममालिक हैं, जो गल्फ कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया है, दूसरे ममालिक हैं, तुर्की है, इजिप्ट है,
तो पाकिस्तान ने ही ये कोशिश शुरू की थी और पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त रोल प्ले किया इस पे। जब मुज़ाकरात होने होते हैं ना, तो दोनों तरफ से जो होते हैं लोग, जो ताकतें होती हैं, वो बार बार अपनी बात मनवाने के लिए इस तरह की बातें करती रहती हैं। लेकिन मुज़ाकरात का जो आगाज था, जो कोशिश थी जंगबंदी की, वो भी पाकिस्तान ने ही शुरू करवाई थी। और यकीनन आगे चल के भी सारे का सारा जो किरदार है वो पाकिस्तान ही अदा करेगा इसमें। आसिफ साहब, साफ तौर पर शुरुआत आप लोगों ने की, लेकिन आप लोगों पर कोई यकीन तो नहीं कर रहा। बड़ा सवाल तो यही है। ईरान ने खुद मना कर दिया कि नहीं, वहां पर हमारे अधिकारी नहीं मिलेंगे अमेरिकी अधिकारियों से। पहली बात तो ये है कि जब शुरुआत हमने की थी, तो अगर ईरान को भरोसा ना होता तो ईरान के स्पीकर पार्लियामेंट जो थे वो यहाँ पर ना आते। वो इस्लामाबाद में आए, बातचीत हुई, पाकिस्तान पे भरोसा था तो वो लोग आए। और पाकिस्तान पे भरोसा है तो अब तक जो सऊदी अरेबिया है वो हमला करने से रुका हुआ है ईरान पे। और ईरान के बहुत सारे जो शख्सियात हैं जो अगर बची हुई हैं, या ईरान को जो पाकिस्तान की जानिब से बरामदात हो रही है, ईरान का पूरा एक बॉर्डर, पूरी एक साइड सेफ है पाकिस्तान की जानिब से, और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर से उन्हें कोई डर नहीं है। ये सिर्फ आगे आसिफ बढ़ो जी, पीछे ये आप हटो, कह रहे हैं, इससे आसिफ जी हमले ये होती है। सिर्फ आप कह रहे हैं ईरान को डर है इसीलिए मना कर दिया है। आऊंगी मैं आपके पास। दिनेश जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। एक तरफ ईरान का बातचीत से इनकार करना है, खासतौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में साफ तौर पर कहा है, सिक्योरिटी का हवाला इसके पीछे दिया गया है। क्या लगता है सर, मध्यस्थता के लिए जो कोशिश पाकिस्तान की रही है वो नाकाम हो चुकी है? मैं अभी अपने जो आपके दूसरे मेहमान आए हुए हैं पाकिस्तान से, उनकी बात को सुन रहा था। देखिए मैडम, ऐसा हो जाता है कि जब भी आप मध्यस्थता करते हैं, जब मेडिएटर बनते हैं, तो उस समय सबसे पहले तो आपकी खुद की स्टैंडिंग क्या है, आपकी खुद की ताकत क्या है, आपका खुद का इन्फ्लुएंस कितना है। और इस समय जो मैं समझ रहा हूँ, अमेरिका ने कोई डायरेक्टली जो है इनको नॉमिनेट नहीं किया है कि आप जो है बीच में हमारे मध्यस्थता कराएं। और फिर पाकिस्तान की क्या स्टैंडिंग है पूरे वर्ल्ड के अंदर, कि वो किस बेसिस के ऊपर जो है अपने गुड ऑफिसेस जो प्रोवाइड कर रहा। हाँ, ये माना जा सकता है कि वो एक प्रकार से मैसेंजर के तौर के ऊपर जो है वो कोई मैसेज भिजवा रहा होगा, और उसमें भी क्या मैसेज भिजवाने हैं, जो उन्हें ईरान की एम्बेसी होगी उसके एम्बेसडर को एक चिट्ठी दे दी जाएगी, उसका कोई जवाब आता है तो वो आ जाएगा। दूसरा, इसका जो पाकिस्तान का जो मैं समझ सकता हूं, ये इनका एक स्टंट था कि ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपनी साख को थोड़ा इंप्रूव करना चाहते थे। लेकिन हर देश जानता है कि पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति क्या है, पाकिस्तान की स्टैंडिंग क्या है, पाकिस्तान की कथनी और करनी में अंतर क्या है। पाकिस्तान ने अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की ताकि वो अमेरिका की नज़रों में थोड़ा और अच्छा आ जाए, चंद एक डॉलर और मिल जाए। अभी ये दूसरे, ये जो जनाब कह रहे थे कि हमारे ईरान के साथ बहुत संबंध अच्छे हैं, मैं मानता हूँ बहुत अच्छे संबंध हैं। तभी पिछले साल, जब उससे पहले जो है मिसाइलों का आदान प्रदान हुआ था, एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें मारी जा रही थी, तो आपका कितने अच्छे संबंध हैं उसके बारे में तो हाल की घटनाओं से भी पता चल जाता है। जब आपका जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है वो शियाज को कहता है कि अगर तुम्हें ज्यादा तकलीफ हो रही है तो तुम ईरान के अंदर चले जाओ। अरे किस प्रकार के आपके संबंध है। तो मेरा ये अच्छा, दूसरा जो है इनके ऊपर कौन विश्वास करता है। इन्होंने अपने आप को थोड़ा सा प्रोजेक्ट किया ताकि हो सकता है कि गल्फ कंट्री से और कुछ लोन मिल जाएगा, लेकिन गल्फ कंट्री से लोन मिलने की बजाय आज ही जो है खबरें आ रही हैं कि यूएई ने अपना 4.3 अरब डॉलर का जो इसको कर्जा दे रखा है वो पाकिस्तान से वापस मांग लिया है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी स्टैंडिंग कितनी है। और दूसरा, जिस समय आप बीच में मेडिएटर या मध्यस्थता करने की कोशिश करते हैं तो आपका जो है हर देश के साथ जो है एक विश्वास होना चाहिए, चाहे वो अमेरिका है, ईरान है। अरे आज की तारीख के अंदर 3 देश जो हैं वो डायरेक्टली जो है लड़ाई के अंदर शामिल हैं। डायरेक्टली जो मैं कहूँगा, इनडायरेक्टली तो खैर बाकी कंट्रीज भी आ जाते हैं। तो इनका तो इजराइल के साथ जो है 36 का आंकड़ा, बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि अपने साख को मजबूत करने की कोशिश रही, वो भी नाकाम हो गई। आनंद जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। पाकिस्तान की एक कोशिश सर, स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट अब कैसे देखते हैं आप? एक बड़ा असर होगा? हाँ तरन्नुम जी, देखिए पाकिस्तान जैसे अभी हमारे दूसरे डिफेंस एक्सपर्ट है कर्नल साहब ने बताया कि क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं,
शर्मा जी ने बताया कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी आप देखिए, साइज देखिए, उसका इम्पैक्ट देखिए पूरे वर्ल्ड के ऊपर, जो देश अपने आप इकोनॉमिकली खड़ा नहीं हो पा रहा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसको जाकर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसे मांगने पड़ रहे हैं अपने देश को चलाने के लिए। थोड़ा सा क्राइसिस हुआ और 100 रुपए वहां पे पेट्रोल के रेट बढ़ गया, त्राहिमाम मच गया, नॉर्मल पॉपुलेशन जो वहां की वो इम्पैक्टेड है। ऐसे में अंदर इंटरनल चीजों को संभालना, बलूचिस्तान के जो अटैक्स चल रहे हैं, पीओके के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, उनको संभालना, वो उनकी प्रायोरिटीज, उनको छोड़ करके जो अपने वहां के जो आम नागरिक हैं उनको भ्रमित करने के लिए वो एक मुद्दा खड़ा कर दिया। अगर आप इसमें सेकंड चीज में बैकग्राउंड में जाते हैं, 2014 से लेकर के इनके बॉर्डर पे स्कर्मिशेस हो रहे हैं ईरान के साथ में। ईरान जो बोलता है कि इनके पास जैश अलदी है करके, कि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिनको ये सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के साइड से। और उसके अलावा बलूचिस्तान आर्मी के लिए, बलूचिस्तान फ्रंट के लिए पाकिस्तान बोलता है कि ईरान से कि आपके साइड से इनको काफी फंडिंग और इनको रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं। आपस में इनका आपस में एक रिलेशन जो है वो इतना अच्छा नहीं है, और रिलेशन के चलते पाकिस्तान का इसके अंदर मध्यस्थता करना, जहां दूसरी पार्टी यूएसए है। अगर आप देखें यूएसए का बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड के अंदर ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के अंदर एक सेफ कंपाउंड के अंदर बैठे हुए थे। तो अगर पास के अंदर एक तो रिलेशन ईरान के और पाकिस्तान के स्ट्रेन चल रहे हैं उनकी बॉर्डर को लेकर 2014 से, लास्ट ईयर बॉम्बिंग हुई इनकी तरफ से। अब आप उसके अलावा एक अमेरिका का उनके साथ में जो विश्वासघात, जब इतना उनके अंदर फंडिंग दिया अमेरिका ने, इतने रिसोर्सेज दिया अफगानिस्तान वॉर के लिए, उसी के अंदर ओसामा बिन लादेन भी अगर अमेरिका वहां पे को स्ट्राइक करना पड़ा। तो इस सब कह लीजिए डिसबिलीफ के साथ में, इस सब डिसहार्मनी और इसके साथ में विश्वासघात के साथ में पाकिस्तान को दोनों ही पार्टीज जो है, चाहे वो यूएसए हो चाहे वो ईरान हो, दोनों ही उसको एक्सेप्ट करना पसंद नहीं कर रही हैं। और ये अपनी तरफ से कह लीजिए कि ज्यादा बड़ा एक स्टेप दिखा दिया पॉलिटिकली दिखाने के लिए और अपने आवाम को वहां पे खुश करने के लिए कि हम कुछ कर पा रहे हैं। अदरवाइज देखिए कि वहां पे मिलिट्री और अपना जो पॉलिटिकल है, दोनों के बीच में इतना बड़ा डिस्कॉर्ड है कि कोई बिल्कुल बिल्कुल, पहले पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए था और उसके बाद ये कदम उठाना चाहिए था। आऊंगी मैं आपके पास, आऊंगी आनंद जी, आऊंगी अरविंद जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। एक बार फिर से ग्लोबल क्रेडिबिलिटी पर पाकिस्तान के सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं और छवि सभी के सामने। ग्लोबल क्रेडिबिलिटी, हाँ जी, मेरे से बोला आपने? जी अरविंद जी, आपसे। हाँ, ग्लोबल क्रेडिबिलिटी आप देखिए कि ग्लोबल क्रेडिबिलिटी ऐसे देश की होती है जिसका कोई आनंद जी, ये सवाल अरविंद जी से था। आनंद जी, आऊंगी मैं आपके पास। अरविंद जी। जी थैंक यू तरन्नुम जी। ये बिल्कुल सच है कि अगर आपकी ग्लोबल क्रेडिबिलिटी नहीं होती है तो ये जाहिर है कि बहुत सारे पक्ष जो हैं वो आपकी बात नहीं मानेंगे। फिर मीडिएशन के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप दोनों ही पक्षों को अपनी बात मना पाए। जैसे कि ताशकंद में अगर पाकिस्तान और भारत के बीच में समझौता हुआ था तो सोवियत संघ में वह कैपेबिलिटी थी कि दोनों ही पक्ष जिसके मीडिएशन में वो बैठे हुए हैं दोनों ही उनकी बात माने। पर पाकिस्तान के साथ न तो वो बात है कि अमेरिका उसके लिए बाउंड है कि वह उसकी बात मानेगा या कि ईरान बाउंड है। अगर सही मायने में देखा जाए तो पाकिस्तान की जो डिपेंडेबिलिटी है वो दोनों ही मुल्कों के साथ है और अमेरिका के खिलाफ तो पाकिस्तान जा ही नहीं सकता क्योंकि उसके पूरी इकोनॉमिक लाइफ लाइन है, उसकी चाबियां जो है वो पाकिस्तान के हाथ में है। क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके की इकोनॉमी डेवलप कर रखी है वो दरअसल एक कर्जे की इकोनॉमी है। ये मैं पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मियां साहब बिल्कुल परेशान ना हो। ये मैं पाकिस्तान के लोगों के फेवर की ही बात कर रहा हूँ क्योंकि यह वहाँ की जो लीडरशिप है वो पैसा लेती है और वही पैसा वापस घूम फिर के उन्हीं बैंकों में चला जाता है करप्शन की फॉर्म में और वहां का डेवलपमेंट होता है। दिखाया जाता है कि पाकिस्तान को रुपया दिया गया है और वो घूम फिर कर वापस जो यूरो अमेरिकन बैंक्स हैं वहां पे चला जाता है। तो ऐसी हालत में पाकिस्तान तो अमेरिका को कैसे अपने हिसाब से चला पाएगा और खासकर जो अमेरिकन जो वॉर जो इकोनॉमी है एक तरीके से कहा जाए तो हम जानते हैं कि 380 बिलियंस की है। तो किसी भी हालत में पाकिस्तान इस हालत में नहीं है कि वह उन जो ताकतवर लोग हैं उनको रोक सके। तो सब कुछ कहानी यही है, ईरान के खिलाफ दरअसल षड्यंत्र हो रहा है और वह जो आवाज उठा रहा है खासकर वेस्ट एशिया के लिए और तमाम चीजों के लिए उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। तो केवल इस्लाम के नाम पर केवल अपनी रोटियां सेकना ही काफी नहीं होता है, कभी इस्लामिक जो सिद्धांत हैं उनके लिए उनके साथ खड़ा भी होना पड़ता है। ठीक है आसिफ साहब, मैं आपके पास आऊंगी। आपको पता है पाकिस्तान के हालात क्या हैं, इकोनॉमी पाकिस्तान की क्या है, मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान को किसी ने कहा नहीं था, फिर क्यों पाकिस्तान को आगे आना पड़ा? क्या पाकिस्तान न्यूट्रल है?
आसिफ जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, ऑडियो अनम्यूट करिएगा। जहां तक पाकिस्तान की पोजीशन है, पाकिस्तान के क्योंकि सबके साथ अच्छे ताल्लुकात भी हैं, और दूसरी बात, हम पूरी दुनिया में अमन चाहते हैं। जंगों को बढ़ावा देना कोई मुश्किल नहीं होता। आप किसी भी फरीक की पीठ थपथपाइए, उसे कहें चल भी आगे आसिफ हो। साहब, ये आप कह रहे हैं कि ताल्लुकात आपके बाकी सारे मुल्कों से अच्छे हैं, क्या आप बताइए, अमेरिका ने मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान को बोला या ईरान की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान में मध्यस्थता होना चाहिए, पाकिस्तान को आगे आना चाहिए मध्यस्थता के लिए? देखिए, इस मामले में दो चीजें होती हैं। एक होती है कि आप किसी की लड़ाई करवाएं, एक वो लोग होते हैं जो लड़ाइयां नहीं चाहते, दुनिया में अमन चाहते हैं। पाकिस्तान का किरदार हमेशा सर, ये हंसी वाली बात है कि पाकिस्तान अमन चाहता है सर, कि हम चाहते हैं कि अमन हो, लोग आपस में ना लड़ें और हमारा जो खित्ता है वो तरक्की करे। और वही यही वजह है कि जब चाइना और अमेरिका के आपस में ताल्लुकात ठीक करवाए गए थे 60 और 70 की दिहाई में, तब भी उसमें पाकिस्तान का ही रोल था। और अब भी सर तब भी जब सिर्फ और पहले सिर्फ आसिफ साहब, तब भी सिर्फ और सिर्फ को आपस कोशिश में- थी, पाकिस्तान की कोशिश थी, जैसे आप लोग अभी कोशिश कर रहे हैं, पहले भी वैसी कोशिश थी जो उस वक्त तो भी नाकाम हुई और आज भी नाकाम हुई है। नहीं, हमारी कोशिश कभी भी नाकाम नहीं हुई, और हमारी कोशिशों का ही नतीजा है कि सऊदी अरेबिया और ईरान की अभी तक आपस में जंग शुरू नहीं हुई। और ये हमारी कोशिशों का ही नतीजा है कि ईरान ने भी उस वक्त अपना जो स्पीकर था पार्लियामेंट का वो पाकिस्तान में भेजा, और अमेरिका की तरफ से भी बाकायदा बार बार ये कहा गया कि हम भेजेंगे अपने, वो तो नायब सदर को यहाँ भेजना चाह रहे थे। तो जब जंग हो रही होती है, मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, कभी आगे बढ़ता है एक फरीक, कभी दूसरा फरीक पीछे हटता है, अपनी डिमांड्स आगे बढ़ाते हैं, बताते हैं। तो ये एक तरीके सर, अगर जिस मुज़ाकरात की आप बात कर रहे हैं, अगर सच्चे मन से हुआ होता तो शायद ये युद्ध सर दूसरे महीने में दाखिल नहीं होता। देखें, जंग जो हो रही है वो दो मुमालिक की है, वो जाहिर सी बात है कि वो पाकिस्तान वो जंग नहीं लड़ रहा। अगर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा जब भी लड़ा है तो मजबूरी में लड़ा है, पाकिस्तान जाती तौर पे कभी भी जंगों के हक में नहीं रहा, और ना ही हम लोग जंगों को लंबा करना चाहते हैं। अफगानिस्तान के साथ भी अगर हमारे मौजूदा मसाइल हैं तो बार बार उन्हें कहने के बावजूद जब वहां से मिलिटेंसी रोकी नहीं गई तो हुए हैं। जब हमारा मई के अंदर पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग है वो भी इसीलिए फौरी तौर पर रुक गई थी क्योंकि पाकिस्तान कभी भी जंगों को लंबा नहीं करना चाहता। पाकिस्तान दुनिया में अमन चाहता है, और अगर अफगानिस्तान के साथ भी अब ईद के मौके पे कहा कुछ दोस्त ममालिक ने कि आप लोग ईद पे जंगबंदी कर दीजिए, पाकिस्तान ने रोक दी। उन्होंने कहा आप मुज़ाकरात करें, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से बातचीत से मसाइल को हल करना चाहता है, और यही हमारी ख्वाहिश ईरान के मामले में देखिए भी आसिफ थी, साहब, अमेरिका आपकी के बातों मामले से में भी दिनेश जी थी। को हंसी भी आ रहा होंगे मैं आपके पास, दिनेश जी जी। तो हमारी उनके मामले में भी यही ख्वाहिश थी कि इनका जो मामला है ये हल हो। जंगे किसी भी मसले का हल नहीं है, तो पाकिस्तान ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की और कोशिश जारी रखेगा। ये नहीं है कि पाकिस्तान ने खत्म कर दी, पाकिस्तान यकीनन इन दोनों फरीकों को, चलिए आसिफ साहब, कम से कम पाकिस्तान ये तो मानता है कि जंग से किसी भी यहाँ पर मुश्किल जो है वो खड़ी होती है। और दिनेश जी, मैं आपके पास ही आऊंगी, मुस्कुराहट की वजह भी बताइएगा, और क्या इत्तेफाक रखते हैं आप आसिफ साहब की बातों से? देखिए, मुस्कुराहट इसलिए आ रही है कि ये जो मियां आसिफ अली साहब हैं, ये बड़ा अच्छा सा एक नैरेटिव लेके आए हैं कि पाकिस्तान जो है वो अमन चाहता है, किसी प्रकार की जंग नहीं चाहता। अगर इस प्रकार की सोच इनके मिलिट्री लीडरशिप में या जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, या उनकी जो आवाम है जिनको कि इन्होंने रेडिकलाइज कर रखा, अगर इस प्रकार की सोच पनप होती है इनके देश के अंदर, तो मैं उसका स्वागत करता हूं। और हम भी चाहते हैं कि किसी प्रकार का जो है हमारे और पाकिस्तान के बीच में कोई मन मुटाव ना रहे। हमसे ही अलग हुआ ये देश है, लेकिन आज ये जिस डगर के ऊपर चल रहा है और जिस ढंग से ये हमें नुकसान पहुंचाने के सपने देखता है, जब भूतकाल के अंदर जिस प्रकार इनकी कार्रवाइयां हुई हैं और जो मियां आसिफ अभी कह रहे हैं, उनका बड़ा विरोधाभास है। इसके साथ साथ मैं ये बात कहना चाहता हूं कि टॉपिक चल रहा है कि मध्यस्थता की बात है। देखिए मैडम, ऐसा हो जाता कि मध्यस्थता के लिए जो है सबसे पहले जो है दोनों देशों को उस देश के ऊपर विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल। उस देश को, जो पार्टीज हैं आपस के अंदर लड़ाई कर रही हैं, उन दोनों देशों को जो है उस देश को अप्रोच करना चाहिए कि आप जो है मध्यस्थता कराइए, और आप जिस प्रकार से कहेंगे हम उसके ऊपर विचार करेंगे। अब इस
प्रेजेंट केस के अंदर ना तो अमेरिका की तरफ से कोई स्टेटमेंट आई है कि हम पाकिस्तान को नॉमिनेट करते हैं, या पाकिस्तान के ऊपर हमें विश्वास है कि हम मध्यस्थता करेंगे, और ना ईरान की तरफ से। अभी हाल ही के दिनों में, मेरा ख्याल है कल ही जो है, जो मुंबई के अंदर ईरानियन कॉन्सुलेट है, उन्होंने साफ तौर से इसको नकार दिया है कि पाकिस्तान कहाँ से आ गया बीच में मध्यस्थता करने के लिए। ये उसका अपना एजेंडा होगा। हम इस मेडिएटर को हम नहीं मानते हैं, और हमारा कोई लेना देना नहीं है किसी प्रकार की बातचीत जो है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका के साथ करने के लिए। तो जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं, अब आप अपनी तरफ से कुछ भी ढिंडोरा पीटते रहिए, आप अपनी आवाम को कहिए कि हम इतने समृद्ध और शक्तिशाली हो गए हैं कि हम वर्ल्ड की पावरफुल कंट्रीज को जो है नेगोशिएशन टेबल के ऊपर ला सकते हैं। तो ये क्या ख्याल अच्छा है दिल बहलाने के लिए? जी मैडम। ठीक है आनंद जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। इस महायुद्ध में क्या लग रहा है सर, आपदा में अवसर तलाश रहा है पाकिस्तान? तरुण जी, सबसे बड़ी तो मुझे इस डिबेट में आके इतनी खुशी हुई कि पाकिस्तान में एक व्यक्ति तो है, आसिफ जी, जो ऐसी अच्छी बात कर रहे हैं, और अगर शायद इनको लोग फॉलो करें तो हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर सुधार कार्य शुरू हो जाए। तो मैं सबसे पहले पाकिस्तान की इंटरनल बात पे कहना चाहता हूँ। आप सब लोगों को पता होना चाहिए, पाकिस्तान में 85 से 90% जो लोग हैं ना, वो है सुन्नी, और शियाज ने जैसे अभी प्रोटेस्ट किया, कर्नल शर्मा साहब ने बताया, तो उस प्रोटेस्ट के अंदर उनके आर्मी चीफ ने बोल दिया कि शियाज को अगर जरूरत है तो वापस से दें। कंपैरेबल आप देखिए, इंडिया के अंदर इतने शिया लोग हैं, उस पर कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, और एक तरीके से गुडविल मैसेज जा रहा है। तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखें तो एक क्रेडिबिलिटी जो चीज होती है, जो अपना विदेश मामलों के जानकार हैं, अपना उन्होंने भी बोला कि अरविंद जी ने कि भाई क्रेडिबिलिटी की हम बात करते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले स्टेटमेंट आया था कि यूएई के जो अपने एम्बेसडर थे, उन्होंने बोला इस पूरे वॉर को रुकवाने के लिए अगर कोई कुछ कर सकता है तो उसमें मोदी है। मोदी अगर चाहें तो इसके अंदर कॉल कर दें तो दोनों तरफ से इनकी बात सुनी जाएगी, क्योंकि विश्वास बहुत ज्यादा जनरेट कर रखा है मोदी जी ने अपना। इंटरनेशनल लेवल पे क्रेडिबिलिटी है सारे, चाहे नेटो के देश कह दीजिए, यूरोपियन यूनियन कह दीजिए, ऑस्ट्रेलिया कह दीजिए, और अपना मैं तो कहूंगा कि जो अपना अफ्रीका है उस साइड पे तो काफी लोग अपना इंडिया को सपोर्ट करते हैं मोदी जी को, और कितने ही देशों के अंदर उनका अवार्ड मिल चुका है। तो अब जो आसिफ अली जी कह रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये परिपेक्ष में बताते हैं, विश्वास की बात होती है। इस्लाम के अंदर 73 फिक्रे होते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर पूरे 73 फिक्रे हैं। किसी भी इस्लामिक देश के अंदर 73 फिक्रे, जो सेक्ट्स कह लीजिए, इसके अंदर इन्होंने सुन्नी, वहां पे शियाज, अहमदिया, बरेलवी, सबकी मस्जिदें जो है सुन्नी को छोड़ करके कोई ना कोई डैमेज होती है। बिल्कुल आनंद जी, और ऐसे में विश्वास की बात है, और पाकिस्तान पर किसी को विश्वास नहीं है। आऊंगी, लंबी बातचीत चलेगी। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। श्री अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण, और फिर शिखर पर सनातन की धर्म ध्वजा। 500 वर्षों की प्रतीक्षा पूर्ण हुई, और त्रेता युगीन अयोध्या नगरी जीवंत हो गई। वर्ष 2025 में 29 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम पहुंचे। पर्यटन बढ़ा तो उद्योग व्यापार को गति मिली, और रोजगार के हजारों अवसर सृजित हुए। विकास का कार्य हुआ, और जगह जगह से लेकर के पूरी अयोध्या राममय है। जैसे त्रेता द्वापर में सस्ती थी, उसी तरह योगी जी ने अयोध्या के मठ मंदिर का सुंदरीकरण कराया। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयास फलीभूत हो रहे हैं। राम नवमी पर अद्वितीय सूर्य तिलक की दीप्ति, नए उत्तर प्रदेश का संदेश संपूर्ण विश्व तक पहुंच रहा है। व्हाइट हाउस में ईस्टर लंच के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी तनाव और बातचीत को लेकर एक मजाकिया टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का जिक्र किया। ट्रंप ने कहा, अगर ईरान वाली डील नहीं होती तो मैं जेडी वेंस को दोष दूंगा, अगर डील होती है तो इसका पूरा क्रेडिट मैं लूंगा। ट्रंप ने वेंस को ईरान के साथ बातचीत को संभालने की जिम्मेदारी दी है। The deal, right? How's that moving? Is it okay? The big deal? You see it happening? So if it doesn't happen, I'm blaming J.D. Vance. If it does happen, I'm thinking...
यूपी एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। लखनऊ में आतंकी प्लान को किया बेनकाब। मेरठ के मास्टरमाइंड समेत 4 संदिग्ध आतंकियों को किया गिरफ्तार। कुछ देर बाद कोर्ट में पेश किया। केरल में सियासत का शनिवार। पीएम मोदी रोड शो। राहुल गांधी चुनाव जनसभा से जीत का रास्ता करेंगे पुख्ता। जेपी नड्डा भी मांगेंगे बीजेपी के लिए वोट। मुर्शिदाबाद में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के नेता अधीर रंजन पर हमला। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। कांग्रेस और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई। अखिलेश यादव ने पीडीए के युवाओं को लिखा खुला खत। संविधान बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में की सरकार बनाने की अपील। रोजगार और अधिकार का फेंका पासा। ईरान ने 24 घंटे में 2 अमेरिकी जेट्स गिराए। 2 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर पर अटैक। अमेरिका ने एक पायलट को बचाया। दूसरे की तलाश अब भी जारी। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। हार्मोज को लेकर वोटिंग अगले हफ्ते तक टली है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव पर वोटिंग टली है। हार्मोज में सैन्य कार्रवाई की मांग को लेकर प्रस्ताव। हार्मोज खुलवाने के लिए सैन्य कार्रवाई की मांग। आपको बता दें कि प्रस्ताव पर रूस, चीन और फ्रांस वीटो लगा चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो इस कार्रवाई के पक्ष में नहीं है और इसीलिए रूस, चीन और फ्रांस की तरफ से वीटो लगाया गया है। स्टेट ऑफ हार्मोज को लेकर अभी भी तनातनी बरकरार है और ऐसे में ईरान की तरफ से बाकायदा स्टेट ऑफ हार्मोज को लेकर कानून भी बनाए गए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5 अपने फ्रेंडली नेशंस के लिए स्टेट ऑफ हार्मोज को ईरान ने खुला रखा है। बाकी मुल्कों के लिए बंद है और इसका असर जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिनेश जी, आनंद जी और अरविंद जी हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश जी, मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊंगी। सर, ये युद्ध जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बातचीत लगातार हो रही है, नेगोशिएशन की भी बातचीत हो रही है, शर्तें भी रखी जा रही है। सर, समस्या का समाधान अब तक नहीं हो रहा है। देखिए, बड़ा कंफ्यूजिंग सी स्टेटमेंट सी आती रहती है अमेरिका की तरफ से कि अब बातचीत हो रही है, लेकिन बातचीत के अंदर किस प्रकार के पक्ष जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, आउटकम क्या हो रही है, इसके बारे के अंदर बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। इसके बावजूद जो है ईरान जो है किसी भी बातचीत को आउटराइटली डिनाई करता है और उन्होंने कभी भी सीज फायर के बारे में ईरान ने बात नहीं की, बनस्पत इसके कि अमेरिका की तरफ से जो है वो स्टेटमेंट्स आती रहती थी कि सीज फायर करेंगे, जब और किस्म की आती है, बट साइमल्टेनियसली जो है उस तरफ से जो है धमकी भरे जो है लहजे के अंदर भी बातचीत की जाती है कि अगर उन्होंने कोई समझौता नहीं किया तो अगले 1 या 2 हफ्ते के अंदर बहुत भारी उसके ऊपर हमला करेंगे। लेकिन मैं मैडम यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ कि चाहे अमेरिका और इजराइल ने ईरान को टेक्निकली तौर के ऊपर जीत हासिल की हो, उससे नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन आज की तारीख के अंदर दुनिया के सामने ईरान हारा नहीं है। वो जीत तो उसकी नहीं हुई है, लेकिन उसने घुटने टेके नहीं है और वो पूरी बहादुरी से अपना जो है रिटेलिएशन कर रहा है। तो अभी आने वाले समय के अंदर जो है लगता नहीं है कि ये युद्ध जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, अनटिल अनलेस कि जो महाशक्तियां हैं वो इसके अंदर इंटरवीन करें, फोर्स करें दोनों पार्टीज को कि वो अपना नेगोशिएशन टेबल के ऊपर आए। लेकिन इसके अंदर दूसरा जो एस्पेक्ट सामने आता है कि अमेरिका जो है उसकी बौखलाहट साफ नजर आती है और वो किसी तरह से जो है ग्रेसफुली इस युद्ध से निकलना चाहता है। लेकिन क्या इजराइल निकलना चाहता है? क्या इजराइल रुकना चाहता है? क्योंकि इजराइल के जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत क्लियर है। उसका बेसिक एक एम है
कि ईरान को उसने इतना कमजोर कर देना है, उसका सैन्य शक्ति, बाकी संसाधनों को इतना कमजोर करना है ताकि आने वाले दिनों में ईरान की तरफ से इजराइल को किसी प्रकार का खतरा ना हो। लेकिन अब जैसा कि हाल के दिनों में घटनाएं घट रही हैं, जिस प्रकार के एक्शन लिए जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक होप सी लगती है कि शायद इसका कोई समाधान निकल आए। बिल्कुल बिल्कुल अब दिनेश ये जी, सिर्फ जो और सिर्फ युद्ध उम्मीद जो की है, जा सकती है कि जल्द से जल्द ये युद्ध खत्म हो। अरविंद जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। एक गोल्डन की है इस वक्त ईरान के पास, जो है स्टेट ऑफ हार्मोज। स्टेट ऑफ हार्मोज पर सैन्य कार्रवाई होनी चाहिए, इसको लेकर वोटिंग अब अगले हफ्ते होगी, लेकिन रूस, चाइना और फ्रांस ने वीटो लगा दिया है। मुझे जहां तक लगता है तरन्नुम जी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से तो यह जायज नहीं है, क्योंकि जो स्टेट ऑफ हार्मोज है वो 12 माइल की वो उस दायरे में आता है जो ईरान की टेरिटरी है। और उसके अलावा अगर मान लो वहां पे वोटिंग हो भी गई तो अमेरिका का खाली एक ही पर्पस होगा कि बाकी देश हैं उनको इस लड़ाई में शामिल किया जाए स्टेट ऑफ हार्मोज को खोलने के लिए। और ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स अरविंद जी, आपको भी याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि स्टेट ऑफ हार्मोज के लिए जो मुल्क लड़ाई कर सकते हैं वो लड़ लें, लेकिन सबने लड़ाई से इनकार कर दिया। बिल्कुल, क्योंकि वहां खतरा है, क्योंकि अगर मान लो स्टेट ऑफ हार्मोज से आप कोई भी जाते हैं तो वहां ईरान अपनी जमीन पे रह के भी उन पे मिसाइल अटैक कर सकता है। और ऐसे में अगर कोई एक शिप डूबता है, चाहे वो ये व्यापारिक हो या चाहे वो सैनिक हो, दोनों ही कंडीशन में बहुत ही करोड़ों का नुकसान होगा। तो कोई भी देश अमेरिका की ली हुई लड़ाई में क्यों अपने आप को शामिल करना चाहेगा। और दूसरी बात यह कि ये जायज है, स्टेट ऑफ हार्मोज का जो दायरा है वो दरअसल ईरान की जो 12 माइल वाली जो टेरिटरी है उसमें आएगा। ये अलग है कि वाटर ट्रीटी पे जो इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी है उस पर ईरान ने सिग्नेचर कर रखे हैं या नहीं कर रखे हैं, ये एक बार देखना पड़ेगा मुझे भी। पर जो नॉर्मली जो इंटरनेशनल लॉज हैं वो तो यही कहते हैं कि ईरान का हक है वहां से किसको जाने दे नहीं जाने दे। अगर उनको ज्यादा ही अगर समस्या है तो उनको जो यमन और यूएई वाला जो लैंड पार्ट है वहां से वो एक कैनाल निकाल सकते हैं, इसके लिए कोई मना नहीं कर रहा है। जैसे कि स्वेज कैनाल है, वैसे अगर स्टेट ऑफ हार्मोज का अगर कोई अल्टरनेटिव चाहते हैं पर वो अपने फायदे के लिए ईरान के आसपास या वहां पे कोई डिस्टरबेंस क्रिएट करें, तो मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से भी नहीं है। और यही कारण है कि 3 बड़े देशों ने उससे वीटो लगा लिया है। ठीक है, बने रहिएगा, बिल्कुल बने रहिएगा। इससे बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी हमले में ईरानी अफसर की पत्नी की मौत की खबर है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का ये बड़ा दावा सामने आया है। ईरान स्ट्रैटेजिक काउंसिल के प्रमुख की पत्नी की मौत हो गई है। पेजेश्कियान ने अमेरिका के हमले को आतंकी कार्रवाई बताया है। लगातार एक तरफ अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और ईरान की तरफ से भी हालांकि हमले हो रहे हैं, और इसी बीच जो है ईरान स्ट्रैटेजिक काउंसिल के प्रमुख की पत्नी की मौत के बाद से लगातार ईरान में खलबली मची हुई है। आनंद जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। सर, एक दूसरे पर अटैक अब भी जारी है, बयानबाजी का दौर भी जारी है, वन टेबल टॉक की बात हो रही है। ईरान की तरफ से शर्तें रखी जाती हैं, अमेरिका की तरफ से शर्तें रखी जाती है, लेकिन मानने से इनकार हो जाता है। देखिए, कोई भी देश अपना जो है पहले तो इसमें एग्रेशन जो था वो किया था ना अमेरिका ने, ईरान ने एग्रेशन नहीं किया था, पीस टॉक्स चल रही। तो इसके अंदर अगर पहल करना है तो अमेरिका अगर पहल करेगा या थोड़ा सा बेंड करता है, जितनी कोशिश करता है, तो ईरान हो सकता है उस पर बात करने को तैयार हो जाए। अब आप 12,300 एयर स्ट्राइक्स हो चुकी हैं साइट्स के ऊपर ईरान के अंदर काफी नुकसान हो चुका है, क्योंकि वहां का इंटरनेट का ब्लॉक हुआ पड़ा है, इसलिए कुछ भी खबरें बाहर नहीं आ रही। सिमिलरली क्योंकि दूसरी जगह इजराइल, बहरीन, कतार, यूएई सब जगह जो भी नुकसान हो रहे हैं वो खबरें बाहर आ रही हैं। तो ईरान का काफी नुकसान हुआ है। तो ईरान को एक तो बिना इसके अंदर एग्रेशन नहीं था। अगर दूसरी चीज को हम देखते हैं कि इजराइल के ऑब्जेक्टिव क्या है, इजराइल का जो H3 है, हाउतीज है, अपना हमास है और तीसरा हिजबुल्लाह जो ग्रुप है, इन तीनों को बीट करना, क्योंकि ईरान के प्रॉक्सी के रूप में काम करते हैं। तो उनसे एक तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी थोड़े लेवल पे इम्पैक्टेड है और ये जूइश के अगेंस्ट काम करते हैं, इनको घेर करके ईरान को। तो ईरान की कुछ एक्टिविटीज है जो सही नहीं है, उसके लिए इजराइल का उसे कन्फ्लिक्ट है। अमेरिका का बीच पे कूद जाना है बड़े भाई के जैसे। अब इतने चोट खाने के बाद में उनके जितने रीजनल पार्टनर्स हैं उनको इतनी चोट लग चुकी है, जिनको संरक्षण दे रहे थे उनको संरक्षण देने वालों को इतना नुकसान हो गया है। यूएई जो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन था, जहां से यूके के बड़े बड़े लोगों ने माइग्रेट किया था एंट्रीज लॉ के चलते, अब उनके लिए कितना नुकसान का है। ये आप देखिए कि
देश तो इसके अंदर अमेरिका को थोड़ा सा बेंड करना पड़ेगा। और रही बात जो हम बात कर रहे हैं यूएन के अंदर, यूएन ने तो अपनी कह लीजिए क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी। आज के टाइम में अगर यूएन के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल में 5 ही देश हैं, तो उन 5 देशों में से आप देखिए कितने लोगों का कितना से है पूरे वर्ल्ड के ऊपर। आप देख लीजिए यूके है, फ्रांस है, उनसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी, उनसे ज्यादा इम्पैक्ट तो आज के डेट में इंडिया रखता है। इवन रशिया से कुछ माने में कहूंगा कि इंडिया का इम्पैक्ट उससे ज्यादा है। तो अगर पूरे विश्व को एक जगह पे लाना है और हर उस स्टेट को बुलवाना है जिसका अगर बाहर आप कहते हैं कि रास्ता चाहिए, तो भारत ने तो अपनी कह लीजिए पॉलिटिकल बैलेंसिंग के थ्रू भारत तो वहां से बाहर आ गया है। भारत ने ब्राजील से अपनी एलपीजी उठा लिया 50,000 टन जो है, जो पिछले साल जबकि पूरे साल के अंदर 22,000 दिया था, इस साल के अंदर पहले 3 महीने में 50,000 टन दे दिया। और अगर बैकग्राउंड पे जाते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन तो बंद है। सुएज कनाल के ऊपर इजिप्ट ने जब ब्लॉक कर दिया था, तो उसके अंदर आप देखिए ईरान और यूएसए साथ में आकर के उस अपना यूके को उन्होंने चैलेंज किया था। तो 1950s की तो ये थ्योरी है पीछे की जो बैकग्राउंड है। आज के टाइम पे बैकग्राउंड चेंज हो गया। तो यूएसए तो एग्रेशन में आया है, देखते हुए जो उन्होंने अपना वेनेजुएला के अंदर किया था, उसके बाद में ओवर कॉन्फिडेंस के चलते उन्होंने ऐसा एक्शन कर दिया कि उन्हें अब निकलने के लिए कोई अपना एग्जिट रिस्पेक्टफुल एग्जिट नहीं दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस वॉर से एग्जिट कैसे हो, ये एक बड़ा सवाल है। आऊंगी आपके पास दिनेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि सर ये वॉर जो है चक्रव्यूह की तरह सर घूमता नजर आ रहा है, इसका कहीं अंत बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। इजराइल, अमेरिका, ईरान भी सर एक कदम पीछे नहीं हटा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल सिर्फ ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं। सबसे पहले तो आयतुल्लाह अली खामनी की मौत, अब लगातार बड़े बड़े लीडर्स को चुना जा रहा है, उनका खात्मा हो रहा है। सर क्या लग रहा है एक टाइम ऐसा आएगा कि इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ईरान, अमेरिका और इजराइल के सामने झुक जाएगा? मैडम, मैं एक मिलिट्री मैन होने के नाते मैं आपको जवाब देने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। जब भी युद्ध होता है तो युद्ध करने वाला कंट्री जो होता है वो दूसरे कंट्री की जो है कैपेबिलिटीज और वर्नेबिलिटीज को देखता है, उसकी स्ट्रेटेजिक एसेट्स को देखता है कि उसके लोग कैसे हैं, क्या युद्ध के समय वो एकजुट होंगे या नहीं। ये एक छोटे से यार्ड स्टिक होते हैं। उसके बाद जो है आपकी प्लानिंग होती है, जैसा कैपेबिलिटीज वर्नेबिलिटीज को देखते हैं उसी मुताबिक करते हैं, एंड फाइनली जो है आप युद्ध के अंदर जाते हैं। अब बात आ जाती है, देखिए किसी भी हालत के अंदर जिस प्रकार से ईरान जो है रिएक्ट कर रहा है, चाहे ईरान की पूरी जो है उनकी टॉप लीडरशिप खत्म करने के बाद भी वो अभी भी अडिग हैं, तो आप ये मत समझिए कि ये 28 फरवरी के बाद जो है ईरान ने इस प्रकार की अपनी ताकत बनाई है। मीडिया रिपोर्ट जहां आप पुराना इनका इतिहास देखते हैं तो इन लोगों ने इस प्रकार की स्ट्रेटेजी जो है 2007 से बनानी शुरू कर दी थी। वो तब से जो है अमेरिका के विभिन्न लड़ाइयों को उन्होंने स्टडी किया है और उन्होंने ये उसी मुताबिक जो है अपनी फौज को जो है उन्होंने एक मोज़ेक के तौर के ऊपर जो है उन्होंने डेलीगेशन ऑफ पावर्स बनाया। उन्होंने देख लिया था कि अमेरिका किस प्रकार से हमला करता, वो बाई एयर आएंगे, अपना बमबारी करेंगे और देयर आफ्टर दे विल गो बैक। और हार्डली जो है मतलब दे आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग कि अपनी सेना को जमीनी लड़ाई के लिए भेज सके। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए ईरान ने जो है अपनी तैयारी जो है शुरू से कर रखी थी। स्टार्टिंग के टाइम के ऊपर वो इतना ज्यादा रिटेलिएट नहीं कर रहा था, वो भी भांप रहा था कि किस प्रकार से इजराइल और अमेरिका जो है हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने सिलेक्टेड टारगेट्स को चुना और उन्होंने नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। और अभी देखिए, अभी 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। आप क्लेम करते हैं, यूएस क्लेम करता है कि हमने उसकी नेवी, हमने उसकी आर्मी, हमने उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया और हम एक प्रकार से जीत गए हैं, जो कि एक अर्ध सत्य है। जो 1 अप्रैल को जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बताया था अपने भाषण के अंदर, वो एक अर्ध सत्य है, सिलेक्टिव सच्चाई है, जहां एक प्रकार का नैरेटिव है। अगर आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया, जैसा कि आप क्लेम करते हैं कि हमने उनके मिसाइल प्रोडक्शन सेट को सबको बर्बाद कर दिया, तो पर उसके बाद जो है ईरान किस प्रकार से ये जो है सटीक हमले कर रहा। तो आपने अपना जो है एयरक्राफ्ट कैरियर को जो है आप वहां से हटा के थोड़ा दूर ले गए, चाहे आप कुछ भी कहें कि उसमें आग लग गई या कुछ हो गया। आप अभी तक अगर आप इतने कैपेबल हैं, आपको सब मालूम है कि कहाँ पे उनका यूरेनियम पड़ा हुआ है, जहां आप बातें करते हैं कि हम खार के ऊपर अप्लाई करेंगे। अरे भाई, ऐसा है कि वहां पे जमीनी ऑपरेशन करना इट इज वेरी डिफिकल्ट।
क्योंकि कोई भी देश के ऊपर हमला करने से पहले जो उसके सबसे फेवर में रहती है डिफेंडिंग नेशन की, वो होती है उसकी टरेन। आप ईरान के टरेन देखिए, ऊंचे ऊंचे पहाड़, रेगिस्तान और भी डिफिकल्ट ट्रेन है। तो वहां के ऊपर जो है जमीनी हमला करना और उसको सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट है। मीन सर, एक आप चीज कहते साफ है हैं कि बूट्स ऑन ग्राउंड पॉसिबल नहीं है। सर बने रहिएगा, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका इजरायल ईरान युद्ध में भारी तबाही देखने को मिली है। जंग में अब तक 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। धीरे धीरे ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, कई इसमें बुरी तरीके से जख्मी भी हैं। तो अमेरिका इजरायल ईरान युद्ध में भारी तबाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है। 3000 से ज्यादा लोगों की मौत, धीरे धीरे आंकड़ों में इजाफा भी हो रहा है। 3600 के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है। आपको बता दें कि लगातार इस बीच जो है हालात खराब होते नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर, अमेरिका इजरायल ने तेहरान को निशाना बनाया है। पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में जोरदार धमाका देखने को मिला। इस्फहान के औद्योगिक शहर में भी भारी बमबारी की गई है। आपको ये बता दें कि उर्मिया, खोरमाबाद शहरों में हवाई हमले अब भी जारी है। कराज और कोम में भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। तो एक एक करके टारगेट सेट किया जा रहा है और ईरान में तबाही का मंजर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अरविंद जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। ईरान के अब तक कई शहरों को टारगेट किया गया है। नुकसान जाहिर है अमेरिका को भी हुआ है, इजराइल को भी हुआ है, ईरान को भी हुआ है। सर, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए खाड़ी देश में आने वाले समय में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन किस तरीके से चेंज हो रहा है? सर, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, ऑडियो अनम्यूट करिएगा। खाड़ी देशों में तरन्नुम जी बहुत सारी चीजें जो है वो बदल रही है। पहली बात तो ये कि खाड़ी देशों को ये मिथ था कि अमेरिका उनकी सुरक्षा करने में सक्षम है, वह मिथ टूट चुका है। और यही कारण है कि सऊदी अरेबिया जैसे देश जो है वो पाकिस्तान के जरिए संधि करके वो ये चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। दूसरा ये तय हो गया कि जब तक अमेरिकी दखल इस पूरे वेस्ट एशिया में बना रहेगा तब तक पूरे के पूरे खाड़ी देश शांत नहीं रह पाएंगे। और वहां की जनता में एक खास तरीके का विद्रोह देखने को मिल रहा है, वो उनके अपने हुक्मरानों के खिलाफ, क्योंकि ये ज्यादातर किसी भी ऐसे डेमोक्रेटिक प्रोसेस से सेलेक्ट होकर नहीं आए हैं। तो उनके खिलाफ जनता में भी एक खास तरीके का विद्रोह है। और यह भी तय है कि अमेरिका दरअसल इस पूरी लड़ाई में जहां कहीं पे भी ये जो प्लेटफॉर्म है वो पूरा का पूरा वेस्ट एशियन कंट्रीज बने हुए हैं, अमेरिका तक तो इसकी आंच नहीं पहुंच रही है। और क्योंकि पूरा ही एयर स्पेस ईरान का खुला हुआ है, तो अमेरिका ईरान को एकदम बिल्कुल ही नेस्तनाबूद कर सकता है या करने की ख्वाहिश रखता है। और इसका पूरा का पूरा जो खामियाजा है वो मुझे लगता है कि वहां की सर, आपको नहीं लगता कि खाड़ी देशों को भी जो सर इस पूरे युद्ध में दखल देना चाहिए, वो भी सक्रिय होकर? बिल्कुल जाहिर है, क्योंकि अगर उनके अपने इंटरेस्ट अगर सफर कर रहे हैं तो डेफिनेटली जाना चाहिए। पर बात यह है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधा है। जब वो एक चीन में एक कहावत है कि अगर जब बाघों की लड़ाई हो रही है तो उसको दूर बैठकर देखने में ही फायदा है, अगर आप उसमें इन्वॉल्व होंगे तो उसका काफी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और यही कारण है कि भारत देश जैसे देश या चीन जैसे देश इतना नुकसान उठाने के बावजूद, उनका जो एनर्जी सिक्योरिटी से लेके सब कुछ बर्बाद, चीन ने तो वहां पे ईरान में काफी इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है, उसके बावजूद ये सारे के सारे देश चुप हैं। तो इसलिए कि वो उस लड़ाई में उलझना नहीं चाहते हैं, और अगर उलझेंगे तो उन्हें यह डर है कि ये जो लड़ाई की आंच है और उसका जो नुकसान है तब भी आएगा। लेकिन अरविंद जी, अब खाड़ी देशों को भी तो नुकसान हो रहा है, इसको भी तो ध्यान में रखना चाहिए। जी बिल्कुल, पर ये अभी सच है कि जो अंतर्राष्ट्रीय नियम या कानून या जिसको कहें कि अंतर्राष्ट्रीय जो पॉलिटिक्स हैं वह दरअसल किसी भी नैतिक मूल्यों पे नहीं चलती है। और यही कारण है कि हम तमाम नुकसान के बावजूद, या अगर फिलिस्तीनियों के यानी कि साफ है कि तबाही का मंजर जो है वो सब बैठकर देख रहे हैं, तमाशा यहाँ पर देखने के लिए पूरा मुल्क बैठा हुआ है। आनंद जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। हालात हर एक दिन बदलते नजर आ रहे हैं, खराब भी हो रहे हैं हालात। दूसरा महीना है इस महायुद्ध का। जिस ऑब्जेक्टिव के लिए अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया, क्या वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप का? तरम जी, बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। मैं तो ये कहूंगा कि ईरान को थोड़ा सा आंका कम है। इसके अंदर अमेरिका की स्ट्रैटेजी रही है अपने इजराइल के साथ बैठ करके। आप ये देखिए कि उनके पास जो शाही दूत है उनकी
एडी बनाने की 400 की कैपेबिलिटी, उस एक शाही ड्रोन ने ही इतना वहां पे बवंडर सारे इस खाड़ी देशों में कर दिया है, इसराइल में कर दिया। अब जब बैलिस्टिक मिसाइल निकाली डाइनो वर्षिया तक वो पहुंचती है। तो इस वक्त जो है कह लीजिए छठे हफ्ते अब हम आ गए हैं इस खाड़ी के अंदर होते हुए, इसके अंदर दोनों ही पक्ष जो है उनके रिसोर्सेज डिप्लीट हो चुके हैं। पहली बार दोनों ही जो पक्ष है वो थक चुके हैं। अब वो ज्यादा नुकसान दोनों पक्ष नहीं रह सकते, मगर पहल कौन करेगा? ईरान पहल इसलिए नहीं करना क्योंकि ईरान के पास में टोपोग्राफिकल एडवांटेज, जैसे कर्नल शर्मा सर ने बोला है, वो बहुत ज्यादा है। उनका जो माउंटेनियस रीजन है वहां पे आर्मी डिप्लॉय नहीं हो सकती, कोई भी आर्मर्ड कैरियर जा नहीं सकते। रेगिस्तान के जो उनके नमक के रेगिस्तान है अपना दस्ते काबिल और दस्ते, वहां पे इतना ज्यादा 70 डिग्री तक का टेम्परेचर चला जाता है। 1770 किलोमीटर की शोर लाइन है। इस शोर लाइन तक फिजिकली पहुंचना और कह लीजिए कि अमेरिका का बूट्स ऑन ग्राउंड लाना वो पॉसिबल नहीं है, ईरान को भी पता है। अब ऊपर से एयर सुपीरियरिटी होने के बावजूद भी पिछले दिन के अंदर आप कह लीजिए आप एक तो 48 आवर्स को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया पीस प्लान जो था कि हम आप एक डेडलाइन देते हैं, बीच में रोकते हैं वॉर को। दूसरी बात, 2 एयरक्राफ्ट अमेरिका को उन्होंने डाउन कर दिया, इवन ब्लैक हॉक को डाउन कर दिया जो रिट्रीव करने गया था पायलट को। तो कितना बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे में साफ तौर पर अटैक जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आनंद जी बने रहिएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, कुवैत में यूएस बेस पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया है। ईरान ने अमेरिकी चिनूक हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया है। सर्च ऑपरेशन में लगे हेलीकॉप्टरों पर भी हमला किया गया है। पायलटों की खोज में लगे हेलीकॉप्टरों पर यह बड़ा अटैक देखने को मिला। तो ईरान ने अमेरिकी चिनूक हेलीकॉप्टर पर यह निशाना साधा है। रुक रुक कर हमले लगातार जारी है, चाहे अमेरिका इजराइल हो या फिर जवाब ईरान जो है वो भी ले रहा है। तो ये तमाम तस्वीरें सामने आई। ये देखिए तबाही की वो तस्वीर, कुवैत में यूएस बेस पर ईरान की तरफ से अटैक करते हुए उसको खत्म करने, नेस्तनाबूद करने का काम किया है। ईरान ने अमेरिकी चिनूक हेलीकॉप्टर पर यह हमला किया है। हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ चुके हैं, उसकी तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी है। सर्च ऑपरेशन में लगे हेलीकॉप्टरों पर यह बड़ा हमला हुआ है। दिनेश जी, मैं आपके पास ही आऊँगी। अटैक किया गया, हमले लगातार हो रहे हैं, नेगोशिएशन की बातें हो रही हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच सर अमेरिका मिडल ईस्ट में अपने कई हजार सैनिकों को तैनात कर देता है। फिर एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि अमेरिका पर भरोसा कैसे किया जाए। देखिए मैडम, ऐसा है कि जब आप लड़ाई के अंदर जो है सिर्फ आपके हथियार, बमबारी, ये एक एस्पेक्ट होता है, उसके साथ साथ जो है सभी कंट्रीज जो होते हैं वो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर के ऊपर वो इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्टेटमेंट थी, पहले मैं 48 दिन का मैं नहीं अटैक करूंगा, फिर वो 5 दिन का हुआ, अभी 6 अप्रैल का हुआ। तो ये एक प्रकार से जो है साइकोलॉजिकली जो है आप प्रेशर बिल्डिंग की कार्रवाई करते हैं। अब देखिए दुनिया को दिखाने के लिए वो कहेंगे जी हमारे तो इतने एयरबॉर्न ऑपरेशंस के लिए ट्रुप्स हमने अमास कर लिए हैं, उसके बाद नेवी सील आ गई है, रेंजर्स आ गए हैं, मैरीन आ गए हैं। तो एक प्रकार से आपने जब जमावड़ा कर लिया है। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा मैडम, जब आपने कोई ऑपरेशन करना होता है ना तो उसके आप ढोल नगाड़े पीट कर नहीं करते हैं। जो आपका सीक्रेट होता है, जिस प्रकार की आप सीक्रेसी ऑफ ऑपरेशन होती है, उसमें आप उस इंफॉर्मेशन को बाहर नहीं निकालते हैं कि आपका इंटेंट क्या है, आप किस प्रकार के ऑपरेशन कर रहे हैं। ये किसी भी हालत के अंदर जो है ये इसे मैं ऑपरेशन के या ये नहीं कहूंगा कि ट्रुप्स को आपने वहां पे जमावड़ा कर लिया अब आप अटैक करने वाले हैं। अरे भाई, अगर आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक डोमेन में डाल दी है तो जो आपका प्रतिद्वंदी है वो भी तो एक्शन लेगा। और उसने पहले ही कह दिया कि हम इंतजार कर रहे हैं कि इनके जमीनी ट्रुप्स आए ताकि हम उनको जो है अच्छी तरह से जो है उनको नुकसान पहुंचाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ा सवाल यही है कि आखिर अमेरिका चाहता क्या। बने रहिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है, भारत के एक और टैंकर ने पार किया है स्टेट ऑफ हार्मूज। एलपीजी टैंकर ग्रीन सेल्वी ने ये हार्मूज लाइन पार कर लिया है। 44,000 मेट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत आ रहा है। एक तरफ मिडल ईस्ट में कई ऐसे मुल्क है जहां पर हालात बद से बदतर, और इसी में ये राहत भरी खबर जो है वो निकलकर सामने आई। मेहमान लगातार बने हुए। अरविंद जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। अब एनर्जी लॉकडाउन हम देख रहे हैं, कहीं पर ग्लोबली बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हो रहा है, इकोनॉमी पर इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। स्टेट ऑफ हार्मूज को लेकर भी सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडली नेशंस के लिए खोला गया है। अब हिंदुस्तान के लिए जो चैलेंजेस पहले थे, क्या लग रहा है सर, उसमें थोड़ी सी कटौती हुई है? जी बिल्कुल, उसमें थोड़ी सी कटौती तो हुई है। और जैसा कि भारत का व्यवहार है, मुझे लगता है कि ईरान की प्रतिक्रिया भी ठीक वैसी ही है।
भारत का क्योंकि इजराइल, ईरान और यूनाइटेड स्टेट को लेकर एक बैलेंसिंग रुख रखा है, तो ऐसे में हमारे सारे जहाज तो वहां से तेजी से नहीं आ पा रहे हैं, पर हाँ कुछ कुछ जो जहाजों को जाने की इजाजत वहां से मिल रही है, और यही कारण है कि वहां से जहाज आ रहे हैं। जबकि कुछ देशों को ये सहूलियतें हैं कि वो उनके जहाज बिना रोक टोक के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहे हैं। तो यही है कि भारत से कुछ स्ट्रेटेजिक गलतियां हुई है, खासकर जैसे कि जो टाइमिंग थी, जो हमारे मोदी साहब की वहां जाने की इजराइल को लेकर, उसको लेकर भी विपक्ष सवाल उठाता रहा है। तो तमाम चीजें हैं, पर मुझे उम्मीद है कि अगर हम डायलॉग स्टैब्लिश करते हैं ईरानियन जो काउंटर पार्ट है हमारे विदेश मंत्री के, तो वो डेफिनेटली मुझे लगता है कि कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा और ईरान का जो रुख है वो काफी सकारात्मक रहेगा। ठीक है आनंद जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। क्या लग रहा है मध्यस्थता के लिए हिंदुस्तान वो सबसे बेहतर मुल्क है? बिल्कुल सही, क्योंकि भारत का जो है आप देखिए इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी इतनी है कि सारे खाड़ी देशों में जितने भी देश है वहां पे जहाँ पे मोदी है सबसे ज्यादा उनको कह रही है कि मतलब अवार्ड से नवाजा गया वहां पे उनको। अपने अफ्रीकन नेशंस के अंदर भी सेम है, अमेरिका के अंदर भी उनको गले लगाते हैं, और जब नाटो में जाते हैं तो वहां पे भी है, सेनेट को एडजस्ट करते हैं। तो एक जो हमारे नेता पहली बार मोदी जी, दूसरा जो हमारी क्रेडिबिलिटी भारत की है कि भारत हमेशा निरपेक्ष रहा है, वो किसी के फेवर में नहीं था। तो एक कहिए साख जो भारत की बनी हुई है इतने सालों की 1947 के बाद से, वो साख का आज समय आ गया है कि भारत खड़ा हो, और अगर भारत इसमें अनाउंस करता है तो भारत कैपेबिलिटी रखता है और दोनों तरफ से विश्वास भी है, और भारत सैन्य तरीके से भी अगर चाहेगा तो दोनों पक्षों को साथ बिठा करके कुछ एश्योरेंसेस, कुछ गारंटीज अगर देता है, और उसके अंदर अगर भारत की आर्मी को थोड़े लेवल पे इन्वॉल्व किया जाता है तो उसको सब मानने को तैयार होगा। और भारत आज इस परिस्थिति में है, इस स्ट्रॉन्ग लीडरशिप में है कि भारत खड़ा होकर के बोले कि हाँ अब बहुत हुआ, अब आप आइए बैठिए, हम दोनों बातें करते हैं। और मेरा विश्वास भारत उसके अंदर कुछ गारंटीज अगर देता है, क्या हम इस अगर देश को चाहते हैं इसको एंड करना, तो भारत के ऊपर कह लीजिए नाटो से लेकर के अमेरिका से लेकर के ईरान और सारे जो खाड़ी देश है बहुत विश्वास है। तो बहुत अच्छा इसके अंदर एक पहल होगी, और इसके अंदर भारत की जो यूएन, बिल्कुल आनंद जी, पहल बहुत अच्छी होगी, लेकिन अभी तक हिंदुस्तान की तरफ से ऐसा कोई कदम उठाया नहीं गया है। दिनेश जी, आनंद जी, अरविंद जी, आप तीनों ने अपना बहुत कीमती वक्त न्यूज इंडिया को दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। फिलहाल रुकते अपने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।